So now today's topic is that is consequence of deforestation. जब भी हम इनडिस्क्रिमिनेट काटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे, पहले हमने कहा कि काजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के, दूसरा हमने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के. आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम पहले ही बात करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन विल लीड शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो जब भी डिफॉरेस्टेशन होती है उससे क्या होता है, जब हम कट करते चले जाएंगे जो भी हमारे फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम इनको कट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो तब क्या होगा, वी फील शॉर्टेज ऑफ एक तो पेपर, रबर और जितने भी मेडिसिन वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं फॉरेस्ट से, उनकी शॉर्टेज हो जाएगी. एक तो ये है. तो ये हम फर्स्ट यहां पे लिखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि इट विल लीड to a shortage of wood and other forest products. तो जब भी हम डिफॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो तब क्या होगा, तो हमें शॉर्टेज हो जाएगी पेपर, ना ही हमें पेपर मिलेगा, ना ही हमें रबर मिलेगा, शॉर्टेज हो जाएगी, कम मिलेगा. तो टिम्बर वगैरह वो भी हमें कम ही मिलेगा, तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे उतनी ज्यादा. तो ये तो है फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सेकंड, अगर हम कहेंगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. इट विल काज, सेकंड वन, इट विल काज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा. तो जब ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑफ अर्थ's एटमॉस्फेयर, तो अर्थ's एटमॉस्फेयर का जो ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर होगा जब हम ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, leading to global warming. अगर हम देखेंगे ये जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा टेम्परेचर ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो हमारे फॉरेस्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट से एक बैलेंस मेंटेन रहती है इकोसिस्टम में और हमारे एनवायरनमेंट में भी. कैसे वो मेंटेन रहती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा, अगर ये हमारे पास फॉरेस्ट है एंड दिस फॉरेस्ट कंटेन्स ट्रीज, तो ये ट्रीज जो है जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, इट विल रिलीज द ऑक्सीजन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड दिस ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड बाय This oxygen will be utilized by the animals, particularly for the respiration. तो animals इसको use करेंगे इसी ऑक्सीजन को, and in turn they will release the carbon dioxide. और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यूज करेंगे ये प्लांट्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड इट विल फॉर्म द ग्लूकोज एंड अगेन इट विल रिलीज द ऑक्सीजन. तो हमारे प्लांट्स से क्या होता है, मेंटेन रहती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बैलेंस. तो जब हम इनडिस्क्रिमिनेट अब इन ट्रीज को ही हम कट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा. जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल एब्जॉर्ब द हीट रेडिएशंस दैट कमिंग फ्रॉम द सन. तो हीट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करेंगे, उससे क्या होगा, उससे अर्थ's एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. तो अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो भी आइसबर्ग्स होंगे एंड ऑल द आइसबर्ग्स विल गेट मेल्ट. तो आइसबर्ग्स जो है विल गेट मेल्ट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो जितने भी आइसबर्ग्स है वो सारे मेल्ट हो जाएंगे. तो मेल्ट होने के बाद क्या होगा, जो लो लेइंग एरियाज होंगे
कोस्टल एरिया जिन्हें हम कहते हैं, उनमें ह्यूज लॉस प्रॉपर्टी की भी होगी और लाइफ की भी होगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा फ्लड्स आ जाएंगे। तो लो लेइंग एरियाज को बहुत ज्यादा खतरा होता है, यानी कि कोस्टल एरियाज जो होते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा से ज्यादा फ्लड्स आ जाएंगे। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज, डिफॉरेस्टेशन जो है इट विल lowers the groundwater level and could cause drought। तो डिफॉरेस्टेशन जो है ये अफेक्ट करेगा वाटर साइकिल को। इट अफेक्ट्स द वाटर साइकिल लीडिंग टू डिक्रीज इन रेनफॉल। तो जब भी डिक्रीज इन रेनफॉल होगा तो उससे क्या होगा, दिस डिक्रीज इन रेनफॉल डिक्रीजेस द ग्राउंड लेवल वाटर, सो इट डिक्रीजेस द ग्राउंड वाटर लेवल। तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी। तो यही हम थर्ड पॉइंट यहां पे बताएंगे कि जो भी अगर हम ज्यादा कट करेंगे फॉरेस्ट्स को, ट्रीज को अगर हम ज्यादा कट करेंगे तो जो वाटर साइकिल होता है उससे क्या होगा, वो तो वाटर साइकिल इफेक्ट कैसे होगा, यही ट्रीज, मैं यही एग्जांपल दूंगा, यही ट्रीज जो है जो कि फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम दी सॉइल। उसके बाद यही वाटर जो है ये लॉस होता है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, दैट्स कॉल्ड ए ट्रांसपायरेशन। और यही जो वाटर वेपर्स लूज होते हैं फ्रॉम दिस प्लांट ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, उन्हीं को बाद में वो कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद वही रेन पड़ जाती है जब ज्यादा कूल एनवायरनमेंट होता है वहां पे। तो ड्यू टू कंडेंस ऑफ दी वाटर वेपर्स तो फिर वहां पे रेन पड़ जाती है। तो अगर हम ट्रीज को ही कट करेंगे तो ज्यादा ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी, जब ज्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो ज्यादा रेन भी नहीं मिलेगा, जब ज्यादा रेन नहीं मिला तो तब क्या होगा, तब ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज होगी और एनवायरनमेंट को ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। सो दिस इज द थर्ड वन। एंड द फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इट लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ मनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। It leads to the extinction of वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ जो होती है, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, फाना जो होता है वो प्रेजेंट कहां पे होता है, जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट होती है इन्हीं फॉरेस्ट्स में। तो ये फॉरेस्ट जो इनका होता है ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट इनका होता है। अगर हम ट्रीज को ही कट करेंगे तो इनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाएगा और ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे एनिमल जो है जब उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होता है तो वो खुद ब खुद एक्सटिंक्ट होते चले जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर दैट इट लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ।